एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स के ठीक है ऑफ एसिड रेन कि एक तो है कि बिल्डिंग्स वगैरह दे कैन करोड लाइमस्टोन बिल्डिंग्स रिमेंबर लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन मार्बल मार्बल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट आपका सीमेंट वगैरह ठीक है ये सारी चीजें दे कैल्शियम कार्बोनेट्स ठीक है ये कैल्शियम ऑक्साइड्स तो लाइमस्टोन बिल्डिंग्स जो है दे करोड और लाइमस्टोन मार्बल बिल्डिंग्स के अलावा आप और चीजें भी बीच में ऐड कर सकते हो कि मेटल के जो बने हुए होते हैं स्ट्रक्चर्स ठीक है दे कैन ऑल्सो करोड क्योंकि एसिड जो है वो इन सारी चीजों के साथ रिएक्ट करता है तो ब्रिजेस वगैरह एक्सेट्रा दे कैन करोड सो लाइमस्टोन मार्बल वन सेकेंड फिजान अच्छा लाइमस्टोन मार्बल या मेटल स्ट्रक्चर्स दे करोड दैट्स वन फैक्टर that's harmful. The second one is that causes skin and eye irritation. ये ह्यूमंस के ऊपर है ठीक है वो इफ दे आस्क के ह्यूमन हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है तो स्किन एंड आई इरिटेशन एलर्जीज वगैरह द थर्ड वन इज के प्लांट्स एंड मरीन लाइफ उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है तो water bodies they become acidic water bodies soil becomes acidic ठीक है it becomes acidic and when it becomes acidic it's not going to support plant life uh, और हमने पढ़ा था कि पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वाटर की शक्ल क्या है वाटर में एस% ज्यादा है ओएच ज्यादा है एवरीथिंग हैज अ वेरी स्पेसिफिक लाइकिंग पीएच जरा सा भी चेंज होगा तो रिएक्शंस होना बंद हो जाएंगे आपका स्टमक का पीएच हल्का सा भी चेंज होगा तो द रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग वुड नॉट हैपन अच्छा एनीवेज दीस आर द हार्मफुल इफेक्ट्स यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम उससे आगे हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर्स दैट व्हाट आर फर्टिलाइजर्स ठीक है दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एसिड बेसिस एंड salts फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली प्लांट्स को ना 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं अच्छा प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम 3 एलिमेंट्स एनपीके ये याद रखना है फॉर प्लांट ग्रोथ अब ये 3 एलिमेंट्स आप प्लांट्स को देते किस तरह फर्टिलाइजर्स के थ्रू तो फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली सॉल्ट्स क्योंकि प्लांट्स न्यूट्रल कंडीशंस प्रेफर करते हैं तो आप प्लांट्स को एसिड नहीं दे सकते बेस नहीं दे सकते आप सॉल्ट्स देते हो न्यूट्रल कंपाउंड्स सॉल्ट्स दैट कंटेन एनपीके ठीक है इनको इनका जो निक नेम है दैट्स एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम अच्छा सॉल्ट्स दैट कंटेन एनपीके अच्छा विच सॉल्ट्स कंटेन एनपीके बहुत सारी सॉल्ट्स बनाई थी नाइट्रेट कोई भी सॉल्ट हो गया जिसमें नाइट्रेट आ रहा होगा NO3-1 तो उसके अंदर नाइट्रोजन होगा किसी के अंदर अगर अमोनियम आ रहा होगा NH4+1 तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन होगा फॉस्फोरस किस में होता है फॉस्फेट्स के अंदर PO4 3- या फिर फॉस्फाइड कर लो PO3 अच्छा पोटेशियम कहाँ पे होता है पोटेशियम जो होता है वो तो K+1 है ग्रुप 1 का आयन so any salt that contains these ions that is basically अच्छा any salt that contains these ions that's basically a fertilizer or could be used as a fertilizer for example ammonium nitrate है तो अमोनियम नाइट्रेट कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होता है सिमिलरली यू कैन यूज अमोनियम फॉस्फेट व्हिच इज इसके अंदर 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं देयर इज NH4 मतलब NB और PB है अच्छा यू कैन यूज K3PO4
तो इसमें K भी आ रहा है और P भी आ रहा है. So any compound that contains nitrogen, phosphorus or potassium, uh, specifically a salt, a neutral compound. So that could be used as a fertilizer. Fertilizers are usually a mixture of all these salts. ये clear है सारों को? मास clear है? अहमद clear है? Yes sir, clear. Please. अच्छा, तो मतलब जितने भी कंपाउंड्स पड़े हैं जिनमें भी NPK आ रहा है ना, वो बेसिकली फर्टिलाइजर यूज हो. एसिड ना हो, बस एसिड ना हो और ना वो बेस हो. अच्छा, देन द अदर थिंग इज कि सॉल्ट्स को ना दे हैव टू बी सॉल्युबल. तो दे शुड बी सॉल्युबल, क्योंकि प्लांट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उसके थ्रू ये सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होंगी. ठीक है. सो इफ द सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल, you can't use it as a fertilizers. So plants will absorb these salts or compounds or these elements. सर कोई ऐसी सॉल्ट नहीं है जिसमें तीनों है NPK? नहीं, अक्सर वो मिक्स किया होता है कि फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर जो होगा ना, दैट वुड बी कि उन्होंने अमोनियम फॉस्फेट है, उसके अंदर N और P है और उसके साथ ना K3PO4 मिक्स किया हुआ है. ठीक है. जी सर. तो इस तरह करके चीजें मिक्स की होंगी. ये उसे चाहिए. तो सर फिर रेशियो हाई नहीं हो जाएगा कि N कम है, H ज्यादा है, वो K कम है, P कम है ऐसे? हाँ, तो इसीलिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर होते हैं. तो मैं अगली चीज पे आ रहा हूँ कि हर फर्टिलाइजर के ऊपर ना लिखा होता है कि परसेंटेज कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आएगा इस तरह का. ठीक है. जो भी आपने बात नहीं की कि परसेंटेज ढूंढो N की, P की और K की. ठीक है. एवरी फर्टिलाइजर हैज दिस परसेंटेज रिटन ऑन इट. तो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी NH4 3PO4 के ऊपर ना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ N इन दिस फर्टिलाइजर. तो आप क्या करोगे? आप पहले N ढूंढोगे कि इसके अंदर ना, इन दिस कंपाउंड हाउ मेनी नाइट्रोजन्स डू यू हैव. तो यू हैव 3 नाइट्रोजन्स. ठीक है. तो इसका मतलब है कि N की मास जो होगी दैट वुड बी 14 into 3. N पीरियोडिक टेबल में 14 होता है. डिवाइड दिस बाय द टोटल, कि इस चीज की टोटल मास क्या है. सो NH4 thrice, so NH4 that's N is 14 plus H1 होता है, that's 4 और वो into 3 हुआ है thrice, plus P है, that's 31 plus oxygen that's 16 times 4 और into 100 कर लो परसेंटेज निकालने के लिए. कि और इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ कि this is the total this is the mass of nitrogen in the, और ये जो है ना, this is the total mass. तो इसको सॉल्व करो. टेक आउट योर कैलकुलेटर. क्या होगा ये? 14 plus 4 18 into 3 plus 31. 18 into 3 plus ऑन कहाँ से होता है ये. अच्छा, so it's 18 star 3 plus 31 plus 16 into 4 40 64 plus 31 95. अच्छा, 149 टोटल मास है. N कितने इसमें? there are 3 nitrogens. तो 3 nitrogens 42 होता है. तो 42 divided by 149 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, it's going to come out to be 28.2%. So the answer is 28.2%. तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि फर्टिलाइजर दिया होगा और उस पहले तो पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजर है भी कि नहीं है. इट हैज टू बी सॉल्युबल. ठीक है. एंड इट हैज टू कंटेन NP and K. और फिर इस तरह के अक्सर क्वेश्चन आएंगे कि K3PO4 के अंदर ना बताओ कि बल्कि इसी क्वेश्चन के अंदर ना वो कह देते हैं कि लेट्स से अगला पार्ट इस क्वेश्चन का है कि परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस बताओ. तो टोटल तो हमें पता है दैट्स 149 कि इसकी जो टोटल MR है ना दैट्स 149.
उसके अंदर phosphorus एक ही है और phosphorus is 31 in the periodic table. Into 100 करो, you'll get the mass. इसको solve कर लो, 31 divide by 149, it gives you 20.8% है. सिर्फ 149 कैसे? ये सारा, ये पूरे की mass total करो ना periodic table वाली, 18 into 3. अच्छा अच्छा, ओके, ये पूरे की मिला के, ठीक है हाँ, सर। कि उसमें एक phosphorus है ना, तो इस पूरे में एक phosphorus है, तो percentage क्या हुआ, 31 divided by 149 into 100. अच्छा, मतलब सर एलिमेंट का एमआर ओवर टोटल एमआर इनटू 100। हाँ, और खाली एलिमेंट हाँ का ठीक। एलिमेंट का एमआर, एलिमेंट का तो एआर होता है, एआर एलिमेंट का एआर नहीं, मतलब एलिमेंट की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है ना, कि अच्छा अच्छा, मतलब फास्फोरस एक है ना, अगर यहाँ पे 2 फास्फोरस होते हैं ना, तो फिर आप इनटू 2 करते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा फर्टिलाइजर्स में। अच्छा, तो बस फर्टिलाइजर्स यही है कि इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि फर्टिलाइजर क्या है, और फिर वो परसेंटेज पूछ लेंगे। अब इसके बाद ये कि फर्टिलाइजर्स के हार्मफुल इफेक्ट्स, मतलब गुड इफेक्ट्स तो पता है कि वो प्लांट ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। हार्मफुल इफेक्ट जो है ना, दैट इज, अच्छा, हार्मफुल इफेक्ट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। इस पे भी, और ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, हर पेपर में ही होता है, ठीक है। सो इट्स द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग एक्सेस फर्टिलाइजर्स। अच्छा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग एक्सेस फर्टिलाइजर्स, कि अगर आप फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करो, तो उसमें ये कि यूट्रोफिकेशन में होता है कि एक तो फर्टिलाइजर्स बहुत सॉलेबल होते हैं, क्योंकि प्लांट से एब्जॉर्ब करना, तो सॉलेबल का नुकसान ये है कि व्हेन यू वाटर द प्लांट्स, द वाटर, या व्हेन इट रेन्स, द वाटर रन्स ऑफ, और वो आधा फर्टिलाइजर उसी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेट्स से आप अपने गार्डन में फर्टिलाइजर देते हो और साथ ही पानी डालते हो, तो प्लांट्स तो थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मोस्ट ऑफ इट जस्ट गेट्स वॉश्ड अवे, क्योंकि फर्टिलाइजर्स आर वेरी सॉलेबल. So fertilizers are very soluble. You'll get a 4-mark question on this usually. Achha, they're very soluble and get washed away by rainwater. And rivers और lakes के अंदर वो collect हो जाएंगे by rain or irrigation. So most of the water you're drinking that's contains, खासतौर पे डैम से आ रहा है या रिवर से आ रहा है, that contains even groundwater now. It contains a lot of dissolved fertilizer. ठीक है, इतना फर्टिलाइजर यूज करते हो कि हर जगह फर्टिलाइजर ही होता है अब, especially in water. अच्छा, so what that does is कि fertilizers, dissolved fertilizers, they promote algae growth. और अब इतना ज्यादा हो गया कि even if you put water, ठीक है, if you have pets, उनके लिए पानी रखते हो, थोड़ी देर बाद the water turns green, क्योंकि it has so much fertilizer that algae growth is promoted by the fertilizers, और वो ग्रीन हो जाता है सारा पानी, ठीक है। इवन फिश टैंक होगा ना, वो थोड़ी देर बाद देखो ग्रीन हुआ होगा। तो algae growth is promoted. Algae blocks sunlight. उससे क्या होगा कि अगर वाटर बॉडीज के अंदर कोई प्लांट्स वगैरह, दे वुड स्टार्ट डाइंग बिकॉज देयर इज नो सनलाइट, तो प्लांट्स स्टार्ट टू डाई। और मरीन प्लांट स्पेसिफिकली, जो पानी के अंदर होते हैं, जो सनलाइट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, so your marine plants, they start to die.
and bacteria grows as it feeds on dead algae. As it feeds on dead algae and marine plants. तो इतने ज़्यादा dead plants होंगे कि bacteria would grow rapidly as it feeds on it and it would multiply, and then bacteria consumes all the oxygen. सर Yes. ये जो algae है, ये सर ये harmful होता है या फिर सही है? नहीं, वैसे तो हार्मफुल नहीं है वो, लेकिन प्लांट्स मरना शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि ग्रीन लेयर बन जाती है उसके ऊपर, पानी के ऊपर, लाइक दिस। ये सर ये जो आप जो चीज की बात कर रहे हैं ये नॉर्मल वाटर के ऊपर फॉर्म होती है? कहीं भी फॉर्म हो जाता है। अब तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इवन अगर कोई कैट रखी है, बिल्ली रखी है या तोते रखे हुए, तो उनके पानी आप देते हो तो उस पानी के ऊपर भी वो ग्रीन हो जाता है थोड़ी देर बाद, 1-2 दिन बाद जाके। और जो हम पानी पीते हैं वो उसके अंदर भी मतलब वो एल्जे तो होता है, एल्जे के पोर्स वगैरह तो होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन फर्टिलाइजर क्योंकि इतना होता है पानी के अंदर कि बाय डिफॉल्ट फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबल है ना, तो फिल्ट्रेशन से भी नहीं निकलेगा वो, फिल्टर भी लगा लोगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू, यू कांट रिमूव डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। जैसा NaCl पानी के अंदर मिक्स होता है ना, तो आप उसको निकाल नहीं सकते अनलेस आप क्रिस्टलाइज करो। तो फर्टिलाइजर भी एक दफा पानी के अंदर मिक्स हो गया ना, तो यू कांट गेट रिड ऑफ इट। तो अनलेस वो क्रिस्टलाइज करके ना पानी को इवेपोरेट करो और डिस्टिल करो, तो फिर जाके ना कोई पानी ठीक होगा। तो मसला ये कि वैसे तो पीने में कोई मसला नहीं है, फर्टिलाइजर सॉल्ट्स ही है ना, वो पी लो, आपको कोई मसला नहीं है। एल्जे के पोर्स होते हैं, वो भी आपकी बॉडी का जो एसिड है ना स्टमक के अंदर, वो उसको खत्म कर देता है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि जब लेक्स वगैरह में इकट्ठा हो जाता है ना फर्टिलाइजर, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एल्जे, इस तरह करके ना पूरी लेयर्स बन जाती हैं ग्रीन सब्सटेंस की। खास तौर पे आपका जो सीवेज वाटर और डर्टी वाटर, दैट उसके अंदर तो बहुत सारा ये ग्रीन सब्सटेंस होता है। एंड what it does is कि वो सनलाइट ब्लॉक कर देता है, तो अंदर जो प्लांट्स वो होते हैं ना, वो ऑक्सीजनेटर्स टाइप होते हैं ना, वो पानी के अंदर ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे होते हैं फॉर मरीन लाइफ, तो प्लांट्स ही मर जाते हैं। और क्योंकि प्लांट्स को वो चाहिए, सनलाइट चाहिए, एंड देन बैक्टीरिया कंज्यूम्स फर्दर ऑक्सीजन, क्योंकि बैक्टीरिया उन्हीं डेड एल्जे और प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहा है, तो पानी के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो जाएगा। तो when the oxygen is consumed, marine life it starts to, या बल्कि fish लिख देते हैं, plants तो हम पहले ही मार चुके हैं, fish start to die due to lack of oxygen. सर ये एलजे के अंदर बैक्टीरिया होता है? नहीं, पानी के अंदर वैसे ही बैक्टीरिया होता है ना, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन जब बैक्टीरिया को खाना दोगे तो मतलब कोई अगर लेट्स से कोई चीज रख देते हो, मतलब कोई भी मीट का पीस रख देते हो बाहर, तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू करता है ना, उसको आप खाना दे रहे हो बेसिकली। तो अच्छा, एल्जे की लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, तो एल्जे ग्रो करता है, मतलब वो ग्रो भी करता रहता है, मरता भी रहता है साथ साथ, तो बहुत ज्यादा डेड एल्जे और प्लांट्स को वो पहले ही मार चुका है, क्योंकि वो सनलाइट पहुंच नहीं रही। सो द एंड रिजल्ट इज कि देयर इज अ लॉट ऑफ डेड प्लांट्स, और डेड प्लांट्स होंगे तो उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, क्योंकि उनको खाना मिल रहा है, और बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिश भी मरना शुरू हो जाती है, तो इवेंचुअली फिश वुड आल्सो डाई। क्लियर है सारा ये पूरी चीज? आंसर जब करना है ना तो सीक्वेंस सही रखना है, ठीक है? दिस इज इट। क्लियर है सारा को? मास क्लियर? जीनिया इज दिस क्लियर? अमानुल्लाह जी सर। सर जो ऑक्सीजन होगी वो बैक्टीरिया क्या कहाँ से लेगा? वाटर से? हाँ, वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है ना, इसलिए तो फिशेस ब्रीथ कर रही होती है ना पानी के अंदर अपने गिल्स से। तो सर लाइक वो एलजी से बैक्टीरिया आएगा ना, वरना पहले तो नहीं ना होगा ऐसे? देखो बैक्टीरिया थोड़ा बहुत तो होगा, वो तो एल्जे
अंदर इतना ज्यादा वो डेड एल्जे पड़ा हुआ है और डेड प्लांट्स भी पड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर जब वो फीड करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा ना, रिप्रोड्यूस करेगा, तो फिर ढेर सारा बैक्टीरिया हो जाएगा। क्लियर है? ओके अहमद क्लियर है? हाँ जी सर हाँ। चलो अगली चीज यूट्रोफिकेशन तो एसेट्स याद रखनी है। द नेक्स्ट थिंग इज ये एसिडिक सॉइल्स। हाउ अच्छा हाउ टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स। अच्छा एसिडिक सॉइल्स में था कि आप ना दो चीजें यूज करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन मार्बल भी होता है, चौक मतलब चौक वगैरह ये सारे लाइमस्टोन होता है, ठीक है। कार्बोनेट है ना, तो सॉइल हमारा एसिडिक हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि एसिड रेन की वजह से, मोस्टली एसिड रेन की वजह से, मतलब वो भी लिख लेते हैं बिकॉज ऑफ एसिड रेन। अच्छा, बिकॉज ऑफ एसिड रेन द सॉइल बिकेम एसिडिक। नाउ हाउ डू यू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ, तो इफ यू ऐड अ कार्बोनेट, तो जो मर्जी एसिड है सॉइल के अंदर, हमारा जो एसिड रेन था दैट वाज H2SO4, तो इफ यू ऐड H2SO4 तो सॉरी H2SO4 तो वैसी सॉइल के अंदर है एसिड रेन की वजह से। लाइमस्टोन ऐड करोगे, व्हाट वुड हैपन इज के सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड, ठीक है, और H2SO4 वुड गेट यूज्ड अप। तो जो एसिड रेन थी ना, उसकी वजह से जो H2SO4 बना था वो लाइमस्टोन न्यूट्रलाइज कर देगा, और इसकी आयनिक इक्वेशन जो होगी ना दैट वुड बी दिस वन। ठीक है, दिस इज द आयनिक इक्वेशन, सल्फेट आयन स्पेक्ट्रेट आयंस थे। वही काम लाइम भी करता है। लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर अगर ऐड किया होगा ना तो इट वुड बी हाइड्रोक्साइड। अच्छा, लाइम, बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड लाइम, ठीक है, वन ऑफ देम इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम, या वैसे जनरली दोनों को लाइम कहते हैं। अच्छा, इट्स अ बेस। बेस जो है वो भी करेगा कि इफ यू ऐड लेट्स से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो व्हाट वुड हैपन इज कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड है और एनी एसिड इन द सॉइल, तो वो फिर से कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर बना देगा, एंड द एसिड वुड गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो ये भी आपने इसी तरह याद रखना है कि मतलब छोटी सी चीज जो याद ही रखनी है, इसकी जो आयनिक इक्वेशन होगी अगर आप बनाओगे ना, तो इट वुड कम आउट टू बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिड से 2H+ बनाए तो CaSO4 बन गया, और नहीं, नॉट SO4, SO4 एज ए स्पेक्ट्रेट आयन रिमूव हो गया, और 2H2O आई थिंक। ये आपकी इक्वेशन है। सो व्हाट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इज कि कार्बोनेट्स, आपको पहले पता है कार्बोनेट्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और बेसिस बेसिस जो होते हैं वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इफ योर सॉइल इज एसिडिक, इफ योर सॉइल कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड और एनी अदर एसिड, ठीक है, दैट्स योर सॉइल, ठीक है, ये भी सॉइल। So if your soil contains these acids or any acids whatsoever, so the soil acid in the soil can be neutralized or can be removed by reacting it with a carbonate or by reacting it with a base. और सबसे कॉमन जो है दैट्स लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो होता है वो चूना होता है, चौक या मार्बल कह लो, ठीक है। सो दैट्स abundantly easily present, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट में ना देयर इज अ लॉट ऑफ लाइमस्टोन, और लाइम जो है वो उसी से बनता है, इट्स आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ लाइमस्टोन, इट्स कैल्शियम ऑक्साइड। ये दोनों चीजें ना
बहुत abundantly available है. These are the cheapest bases that you have. क्योंकि इंडस्ट्रियल तौर पे इकोनॉमिक उसकी सेंस में भी सोचना है कि कौन सी चीज चीप है. मतलब NaOH भी डाल सकते थे, कोई भी बेस डालनी है, लेकिन NaOH एक्सपेंसिव है. ये जो चौक है या जो जिसको ये बहुत चीप है. तो आपने सॉइल के अंदर ऐड करना है, स्प्रे करना है, यू कैन चौक लो, उसको फेंक दो, ठीक है. तो आपका जो सॉइल में एसिड होगा दैट वुड रिएक्ट विद द कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द सेम हैपेंस ओवर हियर. ठीक है, ये सब क्लियर है? मुर्ता क्लियर है? सर ये सॉइल वाला पार्ट आप फिर से एक्सप्लेन कर. नहीं, सॉइल में एसिड था ना, ये हमने अभी किया था ना कि एसिड रेन क्या था कि एसिड रेन वाला क्लियर है ना कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड और ये सारे उसमें चले जाते थे. हाँ ठीक जी है, सर. यस. तो अब उनको निकालना किस तरह है, उनको रिमूव किस तरह करना है. तो हमने वो पहले पढ़ा हुआ है कि एसिड के साथ कौन सी चीजें रिएक्ट करती हैं. बिल्कुल शुरू में पढ़ा था. मतलब एसिड के साथ एसिड को खत्म करना है ना, तो इधर ही कहीं था, कहाँ गया. ये हमने 3-4 रिएक्शंस पढ़े थे ना कि सॉइल के अंदर एसिड डला हुआ है और सॉइल आपका एसिडिक हो गया, ठीक है, उसके अंदर H+O आयन ज्यादा हो गया. तो या तो आप मेटल डाल दो. अब मेटल तो बड़ा एक्सपेंसिव है कि आप सॉइल के अंदर ना मेटल के पीसेस फेंकना शुरू कर दो. तो मेटल तो नहीं डालोगे. दूसरा काम है बेस डाल दो. बेस क्या होता है? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर कार्बोनेट डाल दो. तो जो चीपेस्ट ऑक्साइड और कार्बोनेट है ना, वो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो चौक से बने हैं. जो चौक आपके पास वैसी अर्थ की क्रस्ट पे ना काफी पहले से बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है और चीपली अवेलेबल होता है. तो आप बस उस चौक को ऐड करो और चौक जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर देगा, ठीक है, और एसिड को खत्म कर देगा. तो आपके सॉइल में ना, क्लियर है? तो सर मतलब से पता कैसे हुआ कि सैंड में जो है ये इधर मतलब एसिड ड्रेन हुई है? पीएच चेक करो ना. अच्छा अच्छा ठीक है सर. ठीक. मतलब वैसे तो इंडिकेटर भी डाल सकते हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर, दैट वुड डू. लेकिन मेनली क्या करना है कि आप सिंपल पीएच मीटर होता है, पीएच चेक कर लो. क्योंकि मैंने वो एक्सप्लेन किया था ना कि पूरी कहानी क्या है. कहानी ये कि वाटर जो होता है वो दो आयंस प्रोड्यूस करता है. वन इज H+1, द अदर वन इज OH आयंस, राइट? OH माइन. यस. तो जब आप एसिड रेन होती है ना, तो सॉइल के अंदर क्या होता है, H+1 ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि H2SO4 भी ऊपर से आ रहा है ना, वो भी अपना H+1 डाली जा रहा है. तो अब हर चीज का ना एक पर्टिकुलर पीएच है. मतलब पानी, वाटर इज द मेन मीडियम, हर चीज वाटर के अंदर ही ट्रैवल कर रही है, ठीक है, हम भी वाटर है मोस्टली. तो इसको कम करना है किसी ने, क्योंकि प्लांट्स को नहीं चाहिए, प्लांट्स शायद ज्यादा H+1 में जिंदा ना रहे. तो जब आप वो डालोगे ना बेस या कार्बोनेट डालोगे, तो वो रिएक्शन होके H+1 खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो H+1 है. ठीक है, क्लियर है? यस. अच्छा, so that is acid rain. अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर. हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक छोटी सी चीज लास्ट एंड में रहेगी है, और वो एक्चुअली हमारी लास्ट इक्वेशन है, which is, अच्छा, this one is, don't add ammonium fertilizers अच्छा, ammonium fertilizers and lime together in the soil. कि सॉइल अगर एसिडिक हो गया ना, तो आप क्या डालोगे? लाइम डालोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालोगे. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. तो आपने ना अपने सॉइल के अंदर ना, लेट्स से यू प्लांटिंग कोई क्रॉप लगाना है, तो लाइम जो है ना, दैट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, ठीक है, सो इट्स अ बेस. फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फर्टिलाइजर्स के हैं, एनी अमोनियम सॉल्ट, लेट्स से अमोनियम फॉस्फेट है, NPK चाहिए ना,
या फिर ये NH4 3 होगा, या फिर अमोनियम सल्फेट। अच्छा, so why should you not add these two together? फर्टिलाइजर्स और लाइम को ना इकट्ठा नहीं डालना। अगर एक महीने फर्टिलाइजर डाला ना, तो उससे अगले महीने आपने लाइम ऐड करना है। Don't mix them together. The reason is that they tend to react together. Ammonium salts और बेस जो है ना वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, and they end up forming salt, water and ammonia gas. ठीक है, this is what happens कि अगर अमोनियम सॉल्ट को ना किसी बेस के साथ, यानी जो हमारे केस में यहाँ पे फर्टिलाइजर है, and this is your lime that you are adding, ठीक है, जो कि हमारी बेस है हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को अगर एक साथ ऐड किया तो रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट वाटर NH3 बन जाएगा, और NH3 गैस जो है ना दैट विल एस्केप। सर अमोनियम सॉल्ट का क्या था फॉर्मूला? जिसमें भी अमोनियम आ रहा है ना, ये है, ये मैंने बनाया ना, NH4+1 अमोनियम होता है ना, उसके साथ कोई भी नेगेटिव आयन अटैच कर दो, अच्छा अच्छा अच्छा, फॉस्फेट, सही सही सल्फेट, ओके ओके नाइट्रेट, ठीक है, जो मर्जी। ओके सर। सर हम लेकिन एग्जाम में अगर हमें आएगा कि लिखें हम फर्टिलाइजर का, तो सर हम अमोनियम सॉल्ट लिखेंगे या कोई फॉर्मूला लिखेंगे, या अमोनियम सल्फेट वगैरह ऐसा लिखेंगे? नहीं, मैंने कहा कि फर्टिलाइजर्स की तरफ हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है ना। देखो फर्टिलाइजर के तो बहुत सारी चीजें फर्टिलाइजर हो सकती हैं, जिसके अंदर भी N, P और K आ रहा है। क्लियर है बात? यस सर। तो अब तुम ये पूछो कि वो उसने अगर क्वेश्चन में पूछा ना कि एक फर्टिलाइजर, तो आप जो मर्जी बना लो, बस NPK आना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि सॉल्युबल होना चाहिए, कि K आ जाए, P मतलब इनका कोई भी कंपाउंड बना लो, दैट वुड बी सही सर। एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स NPK, और वो न्यूट्रल होना चाहिए, और प्लस वो सॉल्युबल होना चाहिए। जैसा कैल्शियम फॉस्फेट नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट में P तो आ रहा है, but it's not soluble, so you can't use calcium phosphate. ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब ये कि अच्छा, ये हमारा लास्ट रिएक्शन है कि फर्टिलाइजर्स जो है ना, अमोनियम सॉल्ट्स, दे टेंड टू रिएक्ट विद बेसिस, और वो बना देते हैं सॉल्ट वाटर NH3, और NH3 गैस जो है ना वो एस्केप कर जाती है। अगर NH3 गैस निकल गई उसमें से, सॉइल में से, तो आप वो नाइट्रोजन को लेके निकल गई है, तो सॉइल के अंदर दिस वुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अच्छा, it's going to decrease the amount of nitrogen in the soil. Plants को तो चाहिए था N, P और K तीनों चाहिए थे, so the amount of nitrogen in the soil is going to decrease, which is not a good thing. तो आपको चाहिए कि दोनों इकट्ठे ना डालो, वरना रिएक्शन हो जाएगा। और थोड़ा सा हम उनका रिएक्शन कर लेते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। लेट्स से अमोनियम सल्फेट है, और कोई बेस है, लेट्स से मतलब लाइम ही कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि एक आपका फर्टिलाइजर है, द अदर वन इज वो आपने एसिड रेन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए डाला था। What's going to happen is a salt, a water molecule and an NH3 molecule is going to be produced. अच्छा, इस केस में how do you figure out what the salt is? Salt इतना figure out करना है कि आपने ये देखना है कि NH4 जो है ना वो कन्वर्ट हो गया NH3 के अंदर, ठीक है। NH4 जो है ना that has got converted into, और OH जो है ना वो कन्वर्ट हो गया, अच्छा OH जो है that has converted into water। पीछे कौन से दो आयंस रह गए? एक कैल्शियम रह गया और एक SO4 रह गया। So your salt is going to be calcium 2 plus SO4 2 minus. That's going to be your salt. हमेशा इस तरह ना अंदाजा लगाना है कि सॉल्ट क्या होगी। कैल्शियम सल्फेट वुड बी द सॉल्ट। एक और रिएक्शन कर लेते हैं। लेट्स सी यू हैव अमोनियम फॉस्फेट,
PO4 -3 होता है, NH4 +1 होता है, it's NH4 3 PO4, right? प्लस बल्कि कोई और बेस कर लेते हैं, KOH कर लेते हैं। अच्छा, क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर और NH3, क्योंकि इट्स एन अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस रिएक्शन। सॉल्ट क्या बनेगी? OH आपने अंदाजा लगाना कि इट हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, NH4 हैज कन्वर्टेड इनटू NH3, पीछे क्या रह गया? KnPO4. K is +1, PO4 is -3, so it's going to be K3PO4. So that's going to be your reaction. और इनको आपने बैलेंस भी करना है, ठीक है? बैलेंसिंग हम एंड में कर लेते हैं। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं कि लेट्स से आई हैव अमोनियम नाइट्रेट, ammonium is +1, NO3 is -1, and I'm reacting it with barium hydroxide कर लेते हैं। barium group 2 में तो that's BOH2 होगा। अच्छा, what are going to be my product? तो water और NH3 तो बनेगा ही बनेगा, plus there's going to be OH कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर, NH4 कन्वर्ट हो गया अमोनिया के अंदर, पीछे क्या रह गया? BA और NO3। तो BA is 2 plus, NO3 is -1, so it's going to be BA NO3 twice। और फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे। इसको बैलेंस कर लो कि ये K3 है तो यहाँ पे 3 कर लो, N 3 है तो there would be 3 N over here, और O को कर लो, that's 4 plus 3, that's तो यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है? that's similarly इसको भी बैलेंस कर लो, NO3 twice है, NH4 और प्लस O को कर लो, that's 6 plus 2, तो यहाँ पे 2O होने चाहिए, so that is balanced। तो ये एक इक्वेशन है लास्ट वाली, मैं बस गो थ्रू कर लूं कि एंड दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट थिंग इन एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, कि आपको पता होना चाहिए डोंट ऐड अमोनियम फर्टिलाइजर्स एंड लाइम टुगेदर। हम जो हमने आज पढ़ा ना वो मैं समराइज कर देता हूँ कि स्टार्ट के अंदर वी स्टडीड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, उसके बाद वी स्टडीड फर्टिलाइजर्स के NPK, जो भी सॉल्ट है ना जिसके अंदर NPK आ रहा है कहीं पे भी, नाइट्रेट का, ये नाइट्रेट, अमोनियम, phosphide, potassium, all these ions, if any of them are coming in the salt, that could be used as a fertilizer because it contains NPK. You'll be asked to calculate the percentage of the elements NP and K in the fertilizer thing, वो हमने सीखा, फिर यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस था, एंड दिस लास्ट पार्ट के एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करते हैं तो आप लाइमस्टोन डालते हो, चौक या लाइम डालते हो, कार्बोनेट्स भी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है, और एसिड आपके सॉइल के अंदर खत्म हो जाएगा। बट देन द थिंग इज कि अमोनियम फर्टिलाइजर्स को और लाइम को इकट्ठा नहीं डालना, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट्स दे रिएक्ट विद लाइम व्हिच इज अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड NH3। अच्छा, इसका ओवरऑल जो रिएक्शन है ना वो ये है कि हो क्या रहा है, अगर गौर से देखो, व्हाट इज हैपनिंग इज कि देयर इज NH, जो आयनिक इक्वेशन है, ये NH4+1 है, इसके पास OH-1 है। व्हाट हैपेंस इज कि दूसरी साइड पे, इसको मैं जरा साइड पे कर लूं, अच्छा so what's happening is that's converting into water and NH3। ये ओवरऑल इसकी आयनिक इक्वेशन है, and it's an acid base reaction। NH4 जो है ना that's acting as an acid, वो H+1 लूज कर रहा है और NH3 बना रहा है, तो इधर देख लो कि it loses an H+1 ion, ठीक है? NH4 is acting as an acid, जो भी H+1 प्रोड्यूस करेगा that's an acid।
तो loses an H+1 to form this. वो H+1 accept किसने किया? इसका जो OH -1 नहीं था, that is turning into water. That means it's gaining an H+1 ions. तो it's an acid base reaction. जब भी acid की definition क्या थी कि वो H+1 lose करता है, और base की definition है कि वो H+1 accept करती है. तो overall this reaction is basically ammonium ions losing H+1 to form NH3, और वो जो H+1 है, that H+1 is being gained by OH-1 to form H2O. तो आपसे ना वो इस रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन भी मांग सकते हैं, तो वो आपने ये लिखनी है कि बेसिकली रिएक्शन NH4+1 और OH-1 के बीच में हो रहा है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट्स वाटर एंड NH3. बाकी जो आयंस है ना कैल्शियम और सल्फेट के या जो भी, दे आर जस्ट स्पेक्ट्रेटरी आयंस, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो एक और बस एंड में रिएक्शन इसका लिख लेते हैं कि लेट्स से, सर एक चीज समझा दें ऊपर से. हाँ हाँ, मतलब सर जब आपने कहा कि NH3 escape करेगा ना, तो उसके क्या कॉज होगा, आप फिर से बता सकते हैं? ये जो है हाँ जी सर. वो कॉज ये है कि वो गैस है ना, तो जी. गैस सॉइल के अंदर क्यों पड़ी होगी, वो तो हवा में उड़ जाएगी. NH3 by default it's a gas. 17 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, दैट इज मतलब रूम टेम्परेचर से कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट. सॉरी -33 डिग्री, मतलब वो वैसी गैस होता है. इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो गैस है. क्लियर है? नहीं सर, मतलब ये कि N क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अलग हो जाएंगे बाहर? नहीं, सॉइल के अंदर हमने अमोनियम सॉल्ट क्यों डाली थी, ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आ जाए ना. ये जो एलिमेंट N है, ये सॉइल के अंदर हमने यस डाला. सर. तो अच्छा अच्छा, ठीक है. जब NH कम हो जाएगा फिर. जब वो जी जी. NH3 बन के उड़ गया ऊपर, हवा में चला गया, तो सॉइल के अंदर से ही N गया था ना. जी सर. तो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन मतलब वो नाइट्रोजन अकेला एटम तो नहीं था, वो तो कंपाउंड के फॉर्म में था ना, लेकिन पहले वो सॉइल के अंदर पड़ा हुआ था. लेकिन अब वो उड़ गया, गैस बन के ना सॉइल से निकल गया बाहर, NH3 बन के. तो सॉइल के अंदर तो N की कमी होगी ना. प्लांट्स को अगर N चाहिए तो वो किस कंपाउंड से N निकालें, कोई है ही नहीं. ठीक है, ओके. तो ये लास्ट पार्ट है. जस्ट रिमेंबर दिस रिएक्शन. अच्छा, रिएक्शन आसान है, मैं फिर से एक दफा इस रिएक्शन के ऊपर, कि बेस होगी हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड और अमोनियम सॉल्ट कोई भी अमोनियम का कंपाउंड है. ठीक है, करना क्या है कि वाटर और NH3 बनेगा ही बनेगा. ठीक है, तो आपने क्या सोचना है कि NH4 कन्वर्ट हो गया NH3 में, OH कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर, पीछे कौन से दो आयंस रह गए, K और PO4, ये आपकी सॉल्ट है. ठीक है, इधर भी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड, OH कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर, NH4 कन्वर्ट हो गया NH3 के अंदर. which two ions are left, Ba and NO3, तो that's your salt. ठीक है, क्लियर है ये? सर जी. हाँ जी. वो अभी आपने कहा है ना KPN फॉलो करना है उस फर्टिलाइजर में, इधर तो कोई नहीं फॉलो कर. नहीं, मैंने स्पेसिफिकली कहा है कि अमोनियम फर्टिलाइजर NPK है ना, यानी कोई भी सॉल्ट जी जिसमें N भी अकेला N भी आ रहा है ना, वो भी फर्टिलाइजर है. सही. ठीक है, तीनों एलिमेंट्स आना मुश्किल है ना, कि तीनों आ जाए किसी सॉल्ट के अंदर, वो मुश्किल है. तो अक्सर वो फर्टिलाइजर जो होता है वो मिक्सचर होता है सॉल्ट्स का. जैसा ये है ना, इसमें N आ रहा है, इसमें P आ रहा है, लेकिन इसमें K नहीं है. ठीक है, क्लियर है मास? सही. जी सर सर. मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए. एक भी हो जाए काम चल जाए. मतलब तुम ऐसा कर सकते हो ना कि 3 डिफरेंट कंपाउंड्स डाल दो. फर्टिलाइजर बना रहे ना, अब प्लांट को तुमने तीनों चाहिए, तो तुम क्या करोगे जी, KNO3 कर दो. 2 एलिमेंट्स आ गए ना, K भी आ गया, N भी आ गया पोटेशियम नाइट्रेट से. P चाहिए, P के लिए ना कोई और डाल दो बीच में, Na3PO4 डाल दो, तो उससे P भी आ गया. तो जब ना फर्टिलाइजर का बैग होगा उसके अंदर दोनों चीजें मिक्स कर दो. क्लियर है? यस. तो अक्सर जो फर्टिलाइजर होता है वो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि हर सॉल्ट जो है वो तीनों एलिमेंट्स तो नहीं दे सकती.
ये अगर देगी तो एक की शायद क्वांटिटी कम हो, एक की ज्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए फर्टिलाइजर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स होते हैं जिनमें एनपीके होना लाजमी है। लेकिन वो डिपेंड करता है, हर हर जरूरी नहीं है कि हर फर्टिलाइजर में तीनों ही हो। कभी कभार प्लांट को सिर्फ आप नाइट्रोजन दे रहे होते हो, कभी कभार आप सिर्फ उसे फास्फोरस दे रहे होते हो, पी दे रहे होते हो, तो कभी कभार आप सिर्फ एक ही एलिमेंट दे रहे होते हो जो उसको चाहिए होता है। चले ये क्लियर है लास्ट वाला पार्ट भी। यस सर। जस्ट रिमेंबर कि ये ज्यादातर चीजें ना, ये जो लास्ट वाली एंड वाली, दीज आर मोस्टली थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। इक्वेशंस बनाना तो हमने पहले ही सीखा हुआ था कि कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन क्या होता है, वो हमें पता था। ये बस लास्ट इक्वेशन है, ये देख लेना, ये नई इक्वेशन है, दैट्स द लास्ट वन। यूट्रोफिकेशन वो भी मेमोराइज करना है पूरा प्रोसेस। एंड एनपीके फर्टिलाइजर्स में तो खैर कुछ खास नहीं था। एसिड रेन, इसका पूरा प्रोसेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है। चलिए ठीक है, कल पास में मिस करेंगे इसके एसिड बेसिस सॉल्ट्स के, ठीक है। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज। ना अल्लाह हाफिज सर। सर हाँ जी, सर ये जरा बोर्ड का लिंक शेयर कर देंगे, मेरे से न्यू बोर्ड है नहीं वही है यार, ये मैं उस पे भेज रहा हूँ। सर। बाकी तो मेरे पास हैं सारे, ये